यूएई गवर्नमेंट पोर्टल। आज की इस वीडियो में हम आपको यूएई के गवर्नमेंट पोर्टल के बारे में बताएंगे। तो अगर आप बिजनेस या किसी भी सिलसिले में यूएई जाना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम हो सकती है। हम आपको गवर्नमेंट पोर्टल की इम्पोर्टेंस से आगाह करेंगे कि कैसे यूएई में एंट्री से लेकर एग्जिट तक के मामलात इस पोर्टल के थ्रू हल होते हैं। इसकी सर्विसेज और वर्किंग मेथड को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अपने यूएई के बिजनेस और रहाइश के सफर को आसान बनाने के लिए आइए शुरू करते हैं। होटल के सर कुछ की एलिमेंट्स थे जिसके अंदर जो हम स्टडी करेंगे कि सर्विस अराउंड द क्लॉक। सर्विस अराउंड द क्लॉक का मतलब ये कि उनकी सारी मिनिस्ट्रीज 24/7 ड्यू टू कोविड वहाँ पे अवेलेबल थी। वीजा एंड एमिरेट्स आईडी, यानी जब भी आपने बिजनेस वगैरह या किसी भी तरह से आपने यूएई में एंटर होना तो आपको वीजास वगैरह चाहिए। किस चीज़ को, किन कंट्रीज को वीजास चाहिए, किन को नहीं चाहिए होते हैं। फिर बिजनेसेस वगैरह, यानी बिजनेस का सारा स्ट्रक्चर बताया जाएगा कि बिजनेस कितने जोन्स में ओपन होता है, किस प्रोसीजर से ओपन होगा। फिर अगर आप यूएई में मूव करना चाहते हैं तो उसके क्या प्रोसीजर्स हैं। जस्टिस एंड सेफ्टी के अंदर उनके जो लॉज वगैरह थे डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर या वुमेन्स के जॉब के ऊपर, वो थे उनके पास। और पासपोर्ट एंड ट्रेवलिंग के अंदर वही बात आ जाती है कि आपने जब आपने ट्रेवलिंग करना है तो आपने किस मोड से करना है, किस तरह आप कर सकते हैं। ये बात हमने करी थी कि सर्विस अराउंड द क्लॉक का मतलब ये है कि ड्यू टू कोविड वहाँ पे जो सेक्टर्स वगैरह हैं वो ओनली उन्होंने ई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की हैं, साथ साथ में वो ऑन द 24/7 वहाँ पे अवेलेबल थे सारी गवर्नमेंट सर्विसेज। तो आगे हम आते हैं जिसमें हमारे पास जो मेन चीज थी होती है वीजा एंड एमिरेट्स आईडी। यानी आपने सबसे पहले आता है, डू यू नीड एनी एंट्री परमिट या वीजा एंट्री। अब वो कंट्रीज या किसे वीजा रिक्वायर्ड है यूएई में एंटर होने के लिए, किसे वीजा नहीं रिक्वायर्ड। तो जीसीसी की जितनी भी कंट्रीज हैं उन्हें वीजा फ्री एंट्री होती है। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ एज अ अराइवल आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए आपकी जीसीसी कंट्री का, या आपकी नेशनल आईडी वगैरह हो जिससे आपको यूएई में एंट्री परमिट कर दी जाएगी। नेक्स्ट बात आती है कि वीजा ऑन अराइवल, यानी अब आपको किन किन को चाहिए। वहाँ पे 30 डे वीजा भी प्रोवाइड किए जाते हैं, 90 डे वीजा भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं। 30 डेज वीजा का मतलब ये होता है कि एडवांस में वहाँ पे अरेंजमेंट्स कर दी जाती हैं कि आपको अपॉन अराइवल ऑफ 30 डेज तो आपको 10 डेज का ग्रेस पीरियड एक्सटेंशन भी प्रोवाइड कर दी जाती है। इसी तरह 90 डेज वीजा जो होते हैं उनके लिए आपको एडवांस वीजा अरेंजमेंट्स नहीं रिक्वायर्ड होती हैं, और सिर्फ उसके बाद जैसे वहाँ पे जाएंगे आपको वहाँ पे अराइवल प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब सिटीजन ऑफ दीज कंट्रीज का मतलब है उनकी एक साइड होती है, दुबई साइड है, जिसके ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी सिटीज, नंबर ऑफ सिटीज वहाँ पे दी हैं जिसमें से कंट्रीज दी हैं जिनमें से आपने सेलेक्ट करना है। तो आपको वीजा रिक्वायरमेंट्स और ऑटोमेटिकली शो करवाते हैं कि अगर आप इस कंट्री के हैं तो आपने ये रिक्वायरमेंट हासिल करनी है। देन आता है हमारे पास इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन अगर, यानी आपके पास आपका नॉर्मल पासपोर्ट तो होना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी भी तरह से विजिट वीजा आपको चाहिए या बाई इशूड है आपको यूएसए के साथ या यूके या ईयू के साथ, तो आप वहाँ पे मैक्सिमम 14 डेज का स्टे वगैरह कर सकते हैं। और फिर आपने अपना वहाँ पे ग्रीन कार्ड, अगर लेट्स सपोज अगर आप 6 मंथ की एक्सटेंशन वगैरह करवाना चाहते हैं तो आपको फिर वहाँ पे प्रोसीजर से गुजरना होता है। द नेक्स्ट वन, प्री अरेंज एंट्री परमिट्स। यानी अब अगर हमें एंट्री करनी है तो किन वेज के साथ कर सकते हैं, कौन से मीडियम से, क्या चीज़ है जिनसे हम कर सकते हैं। तो आपको जो यूएई आपको 3 से 4 तरह के परमिट्स वगैरह प्रोवाइड करता है, जिसमें आप टूरिज्म वीजा होता है, विजिट वीजा होते हैं, ट्रांजिट वीजा या वर्क वीजा कह सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आता है जो हम अब हमारे पास आता है जो हमें जिन हमने अथॉरिटीज के थ्रू अपना वीजा वगैरह प्रोवाइड लेना होता है या जो हमें अलाउ करते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले आता है फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप, जिसे हम आईसीए कहते हैं, जो कि ई चैनल होता है, जो कि आप रेजिडेंसी या सिटीजनशिप की तरह आपको कर सकते हैं। और एक वहाँ पे साथ हमारे पास जो इन्वॉल्व होती है मिनिस्ट्री होती है, जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स, जो कि हमें इसके अंडर वो मिनिस्ट्रीज वगैरह काम करते हैं, जो कि हमें आगे फर्दर ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू किसी भी तरह से आपको आपके विजल्स वगैरह की तरफ परमिट देते हैं। अभी हमने भी बात की थी टाइप्स ऑफ वीजास वगैरह जो एंट्री परमिट्स होते हैं। तो सबसे बिजनेस वीजा, ऑब्वियसली बिजनेस वीजा जब भी आपने बिजनेस के लिए किसी भी तरह से आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है या किसी भी तरह से अपना बिजनेस कंडक्ट करना है तो आपको बिजनेस वीजा की वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। इसे वो गोल्डन वीजा भी कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म वीजा भी कहा जाता है। द नेक्स्ट वन आपके पास ट्रांजिट वीजा। ट्रांजिट वीजा जी क्या होता है और क्यों इस्तेमाल होता है। ट्रांजिट वीजा का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास नेशनलिटीज नहीं है, बट अगर आप वीजा फ्री एंट्रीज वगैरह की किसी भी तरह से आपको वीजा चाहिए अराइवल में, तो आप जस्ट फॉर 48 आवर्स टू 96 आवर्स आपने 50 दिरहम ऑनली के साथ आप वहाँ पे जस्ट वो वीजा ले सकते हैं। यानी अब 2 डेज का ये आपको बेसिकली प्रोवाइड कर दिया जाता है। और रेजिडेंस वीजा उसके नाम से जाहिर है कि अगर आप वहाँ पे अब रेजिडेंसी वगैरह चाहते हैं तो वो किस किस बंदे को वहाँ पे रेजिडेंस वीजा अप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो एम्प्लॉयड बाय कंपनी इन यूए, यानी अगर आप दुबई या किसी भी तरह की इस कंपनी के एम्प्लॉयड हैं तो वहाँ पे आपको एज अ स्पॉन्सर वहाँ की रेजिडेंट अपनी कंपनी को स्पॉन्सर शो करेगी, आपको रेजिडेंस वीजा लेके दे सकते हैं। देन आपको अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं तो आपको रेजिडेंस वीजा मिल सकता है। अगर आपने यूए के किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है और आप वहाँ पे एज अ
प्रोसेस या किसी भी तरह से ऑन करना चाहते हैं स्पॉन्सरशिप वगैरह, तो आप वहाँ पे उसको रेजिडेंस वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है यूएई में तो देन आप उसको कर सकते हैं। और अगर आप अगर यानी एजुकेशनल सेक्टर के साथ हैं, यानी आप एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वहाँ पे स्पॉन्सर्ड होकर किसी यूनिवर्सिटी में एंटर हो रहे हैं, तो आपको वहाँ पे रेजिडेंस वीज़ा तब अलाउ किया जाएगा। द नेक्स्ट वन कॉस्ट ऑफ वीज़ा, जो मेन बात आती है कॉस्ट ऑफ वीज़ास वगैरह क्या प्रोवाइड होती हैं। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर होती है जो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। उन्होंने डिफरेंट अबू धाबी या नॉर्डन एमिरेट्स के हिसाब से वहाँ पे अरबिक में एक डाटा तो शो किया था, लेकिन जो अब हम कह सकते हैं कि एडिशन अगर आपको आ सकता है तो दिरहम 100 अप्लाइज वगैरह होते हैं अर्जेंट, अगर अर्जेंट बेसिस अगर आपको फॉरेन। एमिरेट आईडी नाम से जाहिर हो रहा है, एमिरेट आइडेंटिटी उनका एमिरेट आईडी उनकी आइडेंटिटी कार्ड होता है। जितने भी यूएस सिटीजन या रेजिडेंट्स होते हैं तो इसके थ्रू आप कौन सी सर्विसेज वगैरह हासिल कर सकते हैं, यानी ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज हो जाती हैं आपके पास। राइट ऑफ वोट्स वगैरह होते हैं, डॉक्यूमेंट जो आपने पास करने थ्रू इमिग्रेशन या ई गेट्स के साथ वो आपको सेवल एयरपोर्ट्स में आप सिंपली एक इशू होते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं। साथ में आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ऑफ यूएस सिटीजन टू ट्रैवल विद इन जीसीसी, ये इन जगह पे इस्तेमाल की जा सकती है। मूविंग टू द यूए, जो हमारे पास बात आई थी कि जी यूए को अगर आपने मूव करना हो तो तब क्या प्रोसीजर्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है वो आपको एक वर्चुअल प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब जो वर्चुअल प्रोग्राम होता है वो पीपल जो कि वहाँ पे लिव कर रहे हैं या वर्क आउटसाइड ऑफ यूए कर रहे होते हैं और अपना एंटरप्रेन्योरशिप या किसी भी तरह से अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, यूए उन्हें वर्चुअल प्रोग्राम्स वगैरह भी प्रोवाइड कर रहा होता है। इसकी वैलिडेशन जस्ट फॉर 1 ईयर होती है। और अगर आपने वर्चुअल प्रोग्राम ओपन करना है तो पर पर्सन आपको 287 दिरहम वहाँ पे यूएस डॉलर रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि आप वहाँ पे करके आप वर्चुअल प्रोग्राम अपना शो कर सकते हैं, यानी अपना बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। पासपोर्ट ऑन ट्रैवलिंग में जो हमारी मेन बात आई कि पासपोर्ट वगैरह रिक्वायर्ड, जो हमारे ट्रैवलिंग के अंदर क्या होता है कि अगर तो कोई भी अरब इंडिविजुअल है, यानी फ्रॉम एनी ओमानी, कतर या बहरीन है, तो अगर वो यूएई में रिजाइड्स हो रहा है तो नेशनलिटी का मतलब है कि वहाँ पे आपको रहने की जब आ जाए ग्रीन कार्ड वगैरह, तो आप उनका जो होता है नेशनलाइजेशन, ये डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स हैं, यानी इन चीज़ों से आप अगर आप हों या इन चीज़ों में आप एप्लीकेबल हों तो आपको वहाँ पे नेशनलिटी भी हासिल की जा सकती है। इसी तरह यहाँ पे शो किया जा रहा है कि अगर आप कतर या बहरीन और यूएई में रिजाइड कर रहे हैं और लास्टली बेसिस पे हैं लास्ट 3 इयर्स में, यानी आपने इस पॉइंट पे आपने सबमिट करवाया था नेशनलिटी के लिए और उससे लास्ट 3 इयर्स तक आप वहाँ पे रिजाइड थे, तो आपको वहाँ पे नेशनलिटी वगैरह प्रोवाइड की जा सकती है। इसी तरह अगर आप किसी भी अरब ट्राइब से एमिग्रेटेड हैं, यानी उनके या नेबरिंग यूए के अरब के किसी पर्सन है, तो वहाँ पे कंटिन्यूसली रिजाइड कर रहे हैं, तो भी आपको बाय थ्रू नेचुरलाइजेशन आपको वहाँ पे नेशनलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। और आप ऐसा इंडिविजुअल है जो कि फुल लीगल कैपेसिटी एंजॉय कर मतलब फुल लीगल कैपेसिटी एंजॉय करते हैं, साथ में कॉन्टिन्यूसली लाफुली रिजाइड्स एंड थ्रू लास्ट 7 इयर्स, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे भी प्रोवाइड कर दी जा सकती है नेशनलिटी। आगे फर्दर हमारे पास यहाँ आते हैं कि अगर आप डॉटर ऑफ नेशनल वुमेन या फॉरेन फादर हैं जो कि वहाँ पे एज अ वर्क वहाँ पे प्रोवाइड करते रहे हैं सर्विसेज, तो भी आपको वहाँ पे रिजाइड कर दिया जा सकता है। या फिर आप किसी भी यूए वुमेन के चिल्ड्रन हैं या फिर मैरिड हैं किसी ऐसे फॉरेन मैन से फॉर लैप्स ऑफ पीरियड नॉट लेस देन 6 ईयर्स, सॉरी, तो आप वहाँ से भी प्रोवाइड लेके नेशनलिटी वगैरह हासिल कर सकते हैं। ये फर्दर हमारे पास जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन है कि आपको नेशनलिटी कैसे मिल सकती है, लेकिन अब वो रिक्वायरमेंट जो किसी के लिए भी जरूरी होंगे नेशनलिटी हासिल करने के लिए, तो वो यही थे कि ही और शैल मस्ट रीअनाउंस हिज और नेशनलिटी ऑफ ओरिजिन, और जिस साथ में आपका प्रोफेशन इन अरबिक होना चाहिए, आपने वहाँ पे लॉफुल सोर्स ऑफ इनकम अपना शो करवाना पड़ेगा, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन साथ में आपकी गुड रेपुटेशन एंड गुड कंडक्ट वहाँ पे शो होगा। देन आपके पास फर्दर ये सारे हैं कि जिसमें आप एलिजेंस अपनी शो करवाएंगे यूए के साथ, सिक्योरिटी अप्रूवल्स वगैरह होंगे, तो आपको नेशनलिटी वहाँ पे अलाउ कर दी जा सकती है। अब मोड्स ऑफ ट्रैवल, यानी आप यूए में ट्रैवल वगैरह किसके थ्रू कर सकते हैं, तो वहाँ पर ट्रैवल बाय रोड किया जा सकता है, यानी नेबरिंग कंट्रीज केस से वगैरह इन्वॉल्व हो गया, ओमान वगैरह हो गया, तो इस सब का आपको वहाँ पे एक्सक्लूसिव जीसीसी सिटीजन हो गए, तो आप वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस वगैरह प्रोवाइड की जाती है, आप मोड्स ऑफ ट्रैवल कर सकते हैं। अब बाय एयर में अगर हम बात करें तो वहाँ पे डिफरेंट वगैरह एमिरेट्स वगैरह हो गए, इतिहाद एयरवेज वगैरह हो गए, रोटेनिया जेट वगैरह, ये आपको डिफरेंट तरह से प्रोवाइड करते हैं ट्रैवलिंग बाय एयर। और हमारे ट्रेवल में थी तो यहाँ पर 3 पोर्ट्स वगैरह जो मेजर पोर्ट्स आती हैं वो अबू धाबी क्रूज टर्मिनल होता है, जिसे हम जेड पोर्ट कहते हैं, पोर्ट रशीद आगे जो दुबई में होती है, और शारजा वगैरह की पोर्ट्स होती हैं जिनके थ्रू आप यूएई के अंदर एंटर हो सकते हैं, ट्रेवलिंग कर सकते हैं। अब मेन जो फोकस था हमारा था बिजनेस का, यानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो हमने अभी जनरल इन्फॉर्मेशन स्टडी की थी, जनरल इन्फॉर्मेशन हमने यही देखा था कि यूएई के अंदर आपको 3 जगह पे ओपन बिजनेस ओपन करने के अलावा होता है, मेन लैंड होती है, ऑफशोर होता है, और साथ में फ्री जोन्स होते हैं। तो यही हमारे पास गवर्नमेंट पोर्टल भी वहाँ पे शो कर रहा है कि मेन लैंड के अंदर जब आपने इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, मेन लैंड का एक फायदा ये होता है कि आपको 15 मिनट्स में भी बिजनेस ओपन वो करके दे सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है 15 मिनट्स में कैसे बिजनेस ओपन हो सकता है, तो वहाँ पे हम आगे स्टडी करेंगे कि वहाँ पे उन्होंने एक ई सर्विसेज प्रोवाइड की हुई है जिसके अंदर आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और वही बात आ गई
कि अगर आपने यूई ने अपना एक गवर्नमेंट ने एक इंट्रोड्यूस करवाया नया पोर्टल वगैरह सर्विसेज कह सकते हैं जिसे बेशर सर्विसेज कहते हैं, जो कि बिजनेस को स्टार्ट करवाने में आपको हेल्प करता है। ये एक ई सर्विसेज होता है। ये आपको विद इन अ 15 मिनट यूनिफाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, जो कि विद इन अ 15 मिनट्स आपको आपका बिजनेस लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फेडरल और लोकल गवर्नमेंट से कनेक्टेड होते हैं। तो आपने जैसे वहाँ पे बेशर सर्विसेज में जाना है, जाके आपने वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करनी है, तो देन वो आपको ऑटोमेटिकली सारे प्रोसेस चेक करके आपको ऑटोमेटिकली अपना आपका इंस्टेंट लाइसेंस सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। ये दुबई इकोनॉमिक में बेहतर उनका मतलब एक लॉन्च किया उन्होंने प्रोग्राम, जिससे टू मेक वर्चुअल कमर्शियल सिटी प्रोग्राम, जिसमें आप वर्चुअली अपना ई सर्विसेज है ना, तो यानी वर्चुअली आप अपना किसी भी एंटरप्रेन्योर वहाँ से अपना सर्विसेज वाला लाइसेंस ले सकते हैं। द नेक्स्ट वन, आपने जब भी बिजनेस की रेगुलरली स्टार्ट करना है, तो ऑर्डिनरी जो कि इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले ये होता है कि आप बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व आइडेंटिफाई करें। फिर जब आपने लीगल फॉर्म अप्रोप्रिएट ले लिया, तो अपना ट्रेड नेम रजिस्टर करवाएं, इनिशियल अप्रूवल्स आ गए हैं, तो आपने मेमोरियम या फिर लोकल सर्विस एग्रीमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करने होते हैं। देन आप अपना बिजनेस लोकेशन सेलेक्ट करते हैं और आपको एडिशनल गवर्नमेंट अप्रूवल्स आ जाते हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाते हैं। तो हमारे पास जो हमने अभी पीछे स्टडी की थी कि आगे कौन कौन सी बिजनेस टाइप्स होती हैं, तो वही 6 टाइप ऑफ लाइसेंसेस वगैरह थी। और लाइसेंस हमने हमने किए थे कि जी हमें इंडस्ट्रियल होता है, कमर्शियल लाइसेंस वगैरह आ सकते हैं, और बस ट्रेड लाइसेंस आ गए, या जिस तरह के हमने यहाँ पे बात की थी, हमने मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के बाद में बात की थी, तो वही हमारे पास लाइसेंस वगैरह टाइप थी। लीगल फॉर्म हमने अभी स्टडी की थी कि हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप आ सकता है, लिमिटेड लाइबिलिटीज आ गए, फ्री जोन्स आ गए, हमारे पास लोकल कंपनी आ जाती है, किसी भी ब्रांच हमने ओपन करनी है या रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह करनी है, तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास लीगल फॉर्म्स थी। अब बात आ जाती है जब हमने अपना ट्रेड नेम वगैरह रजिस्टर करना है, तो हमने यही बात की थी जो भी प्रोविजंस वगैरह ट्रेड नेम के साथ आती हैं, तो वो हमने बात की थी कि हमारे पास एक्रोनिम्स जो होता है ना, आप बिजनेस के स्ट्रक्चर में एक्रोनिम्स अलाउ करते हैं, जैसे लाइक एलएलसी होता है हमारे पास, हमने ये कर दिया। सर हमने अभी कहा था कि पार्टनरशिप लिमिटेड पार्टनरशिप्स हो गई या फिर हमारे पास पब्लिक वगैरह आ गई, तो वो आगे एक्रोनिम्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और किसी भी तरह से ये पब्लिक मॉरल्स या किसी भी तरह पब्लिक ऑर्डर उस कंट्री के को वायलेट नहीं करना चाहिए। साथ में एक कंपेटिबल हो कि आप जो एक्टिविटी या लीगल स्टेटस के साथ अपना काम कर रहे हैं, तो वो उसके साथ कंपेटिबल हो, ना उसके साथ क्लैश ना कर रहा हो। साथ में किसी भी रिलीजन वगैरह या किसी तरह से गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ इसका क्लैश भी नहीं होना चाहिए, ताकि ये वायलेशन ना हो सके। और ये प्रीवियसली रजिस्टर्ड भी नहीं होना चाहिए जब आपने अपना ट्रेड नेम वगैरह रजिस्टर करवाना है वहाँ पे। नेक्स्ट बात आ गई इनिशियल अप्रूवल। इनिशियल अप्रूवल का मतलब है कि आपके यूए गवर्नमेंट के ऊपर आपको कोई ऑब्लिगेशंस वगैरह ना हो, उनका ऑब्जेक्शन ना हो, ताकि आप अपना कंट्री के अंदर बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकें। तो ये इन्वेस्टर्स वगैरह को अलाउ करता है कि जब आपने फॉरेन इन्वेस्टर्स मस्ट ऑब्टेन द अप्रूवल्स ऑफ जनरल डायरेक्टर ऑफ ट्रेड, अब हमने पढ़ा था वहाँ पे, जिसे हम कहते हैं JDRF, यानी फॉरेन अफेयर्स वाले जो मिनिस्टर्स होते हैं, वहाँ से ऑब्वियसली किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर ने अप्रूवल्स वगैरह लेना होता है। सब जो एक्टिविटीज होते हैं वो उससे एडिशनल रिक्वायरमेंट्स चाहिए होते हैं, जो हम आगे नीचे स्टडी करेंगे कि डिफरेंट अगर आपको इस तरह की एक्टिविटी आपका बिजनेस कंडक्ट कर रहा है, तो आपको इस तरह के इस तरह के मिनिस्ट्री से आपको अप्रूवल चाहिए होगा। और जब से और एक और बात, हमने हर प्रोसीजर में पढ़ा था कि हमारे पास मेमोरियम या लोकल सर्विस एग्रीमेंट्स वगैरह जो हमने प्रोवाइड करने ही करने हैं वहाँ पे। तो वो कुछ बिजनेस होते हैं जिन्होंने रिक्वायर करने होते हैं, जिस तरह लिमिटेड पार्टनरशिप हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो गया, पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी आ गया, या प्राइवेट जॉइंट स्टॉक कंपनी आ गया, यानी ये वाली टाइप्स हैं जिन्होंने वहाँ पे MOA या फिर वहाँ पे लोकल सर्विस एग्रीमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करने होते हैं। सेलेक्ट अ बिजनेस लोकेशन, ऑब्वियसली जब भी आपने बिजनेस वगैरह वहाँ पे एस्टेब्लिश करना है, आपको बिजनेस लोकेशन की रिक्वायर्ड होती है। अब ऑफिसेज हो गए, वेयर हाउसेज, या किसी भी तरह से रेंटल एग्रीमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वहाँ पे जो उनकी होते हैं इजारी वहाँ पे साइट है, यहाँ पे दुबई में जहाँ पे आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है, जिससे फिर आपको फर्दर आपके बिजनेस के हिसाब से लोकेशन वगैरह एलोकेट की जाती है। इसमें अब म्यूनिसिपलिटी लोकल म्यूनिसिपलिटीज भी इन्वॉल्व होती हैं, साथ में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह भी इन्वॉल्व होता है। एक बात आगे थी जिसमें हमने कहा था कि एडिशनल रिक्वायरमेंट्स वगैरह या एडिशनल आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, तो हमारे पास बात आ गई कि अगर किसी भी तरह से आपने ट्रांसपोर्ट में, ड्राइविंग में, स्कूल्स में, या फायर इक्विपमेंट्स यानी अलार्म सेफ्टी वगैरह की तरफ जाना है, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसके साथ, और वहाँ से आपको अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप लीगल कंसल्टेंसी के साथ या लीगल एक्टिविटीज के साथ आपने आपकी कंपनी का डीलिंग है, तो आप वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के साथ इन्वॉल्व होंगे। यही सेम आगे 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 इंजीनियरिंग अफेयर्स के साथ है, तो म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट्स वगैरह आएंगी। अगर आपके पास टेली कम्युनिकेशन है, तो वहाँ पे उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है टेलीकम्युनिकेशन की, तो वो इन्वॉल्व होगी साथ में। और अगर आपके पास ट्रैवल या टूरिज्म का आपका बिजनेस है, या किसी भी तरह से चार्टर ट्रेडिंग का, शिप का है, मरे टाइम्स का है, तो एयर ट्रांसपोर्ट्स का है, तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल वगैरह होते हैं, वो बनाए होते हैं, वो काम कर रहे हैं। अगर आपके पास इंश्योरेंस एक्टिविटीज है या इंश्योरेंस कंसल्टेंसी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी आएगी। इसी तरह अगर हेल्थ रिलेटेड किसी भी तरह से आप फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। इसी तरह अगर ऑफशोर या ऑफशोर वगैरह कंपनी यानी गैस गैस या ऑयल फील्ड सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड है, तो वहाँ पे सुप्रीम पेट्रोलियम काउंसिल है जो कि इन्वॉल्व होती है।
हमारे पास आ गया, हमने जब हमने अब तो ये तो हमने एडिशनल रिक्वायरमेंट्स बता दी ना कि जब हमने करना है, तो अब अगर हमारे पास लाइक बिजनेस लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करना है तो हमने कैसे अपडेट करना है। तो ऑब्वियसली आपके पास जो इनिशियल अप्रूवल्स वगैरह आपको गवर्नमेंट ने दिया है तो आप वो सबमिट करवाते हैं। देन आपके पास जो कॉपी ऑफ लीज वगैरह है किसी भी तरह से रियल एस्टेट के साथ या इन दुबई, तो आप वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन या किसी भी तरह से आपको आपकी कंपनी में लाइबल प्रोवाइड करना है तो आप वो प्रोवाइड करते हैं। ये सब ड्यूटीज वगैरह हैं जो आपने वहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है ताकि आप बिजनेस लाइसेंस वहाँ पे कलेक्ट कर सकें। स्टार्टिंग अ बिजनेस इन फ्री जोन। अब फ्री जोन के अंदर जब अपने बिजनेस को ओपन करना है तो वहाँ पे दो तरह की कंपनीज आप ओपन कर सकते हैं। फ्री जोन लिमिटेड कंपनी या फ्री जोन कंपनी जिसे हम कहते हैं, या फ्री जोन एस्टेब्लिशमेंट। डिफरेंस यही किसी भी तरह से डिफरेंस इसमें यही लाई करता है दोनों के अंदर, की शेयर होल्डर्स की जो सिर्फ और सिर्फ बस नंबर्स होते हैं वो कम होते हैं, और वेदर शेयर होल्डर नेचुरल पर्सन। फ्री जोन वगैरह आपको 100% ऑनरशिप भी अलाउ कर रहे होते हैं, और ये फायदा होता है क्योंकि इसमें से आपको टैक्स रेगुलेटरीज वगैरह कम हो जाती हैं। और यही बात आगे आगे मिनिमम कैपिटल के डिफरेंट तरह के फ्री जोन थे। यहाँ पे अगर 2454 अबू धाबी वहाँ पे फ्री जोन है जिसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट कोई भी मिनिमम नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ में अपना लिमिटेड लाइबिलिटी या किसी भी तरह से कर सकते हैं तो वहाँ पे जो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड होगा वो 1,50,000 रुपीज रिक्वायर्ड होंगे। जो फिर अगर हमने दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन में अपनी कंपनी वगैरह ओपन करनी है तो देन वहाँ पे आपका दिरहम थाउजेंड कैपिटल से लेके आपका डिनोमिनेशन वगैरह यहीं तक होती हैं। फिर डीएमसीसी होता है वहाँ पे फिर फ्री जोन, जिसके अंदर आपको जो आपके 50,000 पर कंपनी इन्वॉल्व करना पड़ता है। यानी अगर आपने शेयर होल्डर्स के साथ दिया तो 10,000 दिरहम पर शेयर होल्डर वहाँ पे इन्वॉल्व होगा, जो कि मिनिमम कैपिटल आपका 1 मिलियन शेयर कैपिटल तक भी जा सकता है। इस तरह वहाँ पे हमारे फ्री जोन होते हैं जिनमें आपका शेयर कैपिटल बेसिकली 1,50,000 तक ही होता है। अब आगे आगे हमने ट्रेड नेम की बात की। इसी तरह जब हमने मेन लैंड में ओपन करना था हमें ट्रेड नेम अपना चूज करना था। इसी तरह अगर हमने फ्री जोन्स में बात करेंगे तो फ्री जोन्स में भी हमें ट्रेड नेम्स वगैरह इन्वॉल्व करने थे, तो वहाँ पे वही सेम रिस्ट्रिक्शन है कि वो पब्लिक वायलेशन मॉरल्स को वायलेट ना कर रहे हो, आपके लीगल फॉर्म कंपनी को के साथ हो, अपने एक्रोनिम्स वगैरह करने प्रीवियसली रजिस्टर्ड वगैरह ना हो। इनिशियल अप्रूवल सेम इसी तरह इनिशियल अप्रूवल्स वगैरह करना है तो इसमें आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, बिजनेस प्लान वगैरह आप वहाँ पे शो करवाएंगे। साथ में अगर आपको आपका एग्जिस्टिंग अगर ट्रेड लाइसेंस वगैरह किसी भी तरह से तो आपने वो वहाँ पे शो करवाना है। आपने फिर अपने साथ में 2 इयर्स आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह जो ऑडिटेड हैं या कॉर्पोरेट एंटिटी वो आपने वहाँ पे करवानी है। यूनिट ऑफ टाइटल डीड यानी आपने वहाँ पे शो करवाना है। लेटर ऑफ इंटेंट वहाँ पे शो करवाना पड़ेगा अगर आपने फ्री जोन्स में अपनी कंपनीज ओपन करनी है। फिर आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आइडेंटिफिकेशन कोड फॉर्म होता है वो आपने फिल करवाना था, यानी आपका मैनेजर या डायरेक्टर वगैरह वो से फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। देन नेक्स्ट अगर आप फ्रीलांसर्स हैं और आपने वहाँ पे फ्री जोन में किसी तरह से ओपन करना है देन आपको वहाँ पे फिर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करने पड़ते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, अपनी सीवी वगैरह प्रोवाइड करना पड़ता है, आपका बैंक रेफरेंस लेटर वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। जब आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपके बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन प्रोवाइड होते हैं, जिसमें आपके मैनेजर डायरेक्टर्स होते हैं, अटेस्टेड होने चाहिए, हर चीज़ को नोटराइज और अटेस्ट करवाया जाता है। इसमें मेमोरियम प्रोवाइड होते हैं, स्पेसिमेन ऑफ सिग्नेचर्स अनीथा हर मैनेजर डायरेक्टर्स के प्रोवाइड होते हैं, पासपोर्ट साइज प्रोवाइड होता है, शेयर कैपिटल जिसके इन्वॉल्व है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ये सारे के सारे आपको रजिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। obtaining का सर्टिफिकेट्स। अब अगले जब अपने सर्टिफिकेट्स आगे फर्दर इस तरह की अगर आपकी कंपनी है या उसके प्रोसीजर है तो आपने किस तरह की कंपनीज आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यानी अगर आपने किसी तरह क्वालिटीज वगैरह के साथ डीलिंग है, आपकी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, कंप्लाइंस वगैरह करते हैं कि जी नेशनल स्टैंडर्ड्स जो है के फॉलो हो रहे हैं, रीजनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सारे फॉलो हो रहे हैं, तो वहाँ पे एमरेट्स क्वालिटी मार्क वगैरह सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके अंदर अथॉरिटी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन और मेट्रोलॉजी इन्वॉल्व होती है। इसी तरह अगर आपके पास टेक्निकल कम्पिटेंट है, यानी आपने स्पेसिफिक टास्क वगैरह प्रोवाइड करना है, तो वहाँ पे हमारे पास एक्रीडेशन ऑफ कंफर्मिटी असेसमेंट बॉडीज वगैरह होते हैं जो कि आपके इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इस तरह अगर आपने लेबोरेटरीज वगैरह के साथ ओपन करें तो वहाँ पे कंफर्मिटी रजिस्ट्रेशन होते हैं। फिर अगर आपके पास टैक्स डोमिसाइल यानी टैक्स के साथ आपने सर्टिफिकेट करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसमें इन्वॉल्व हो रही होती है। अगर हम आगे स्टडी करेंगे तो अगर आपने बस हलाल रेस्टोरेंट हमारे पास इसमें थोड़ी बहुत लॉस के साथ डील हो रही है कि अगर आपने हलाल नेशनल मार्क वगैरह आपको चाहिए, आपकी आपकी टेक्निकल या किसी भी तरह से रिक्वायरमेंट्स वगैरह आपकी आपकी फूड के साथ यानी फूड की इंडस्ट्री के अंदर है तो आपने वहाँ पे हलाल नेशनल मार्क लाइसेंस वगैरह लेना होता है। फिर आगे अगर आपने बस टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं, यानी आपको फेडरल टैक्स अथॉरिटी के साथ होना पड़ता है, आपने इसमें वॉट्स वगैरह आपके ऊपर लगते हैं। इंडिविजुअल टैक्स तो वहाँ पे अवॉल नहीं होता, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स जरूर कंपनीज के ऊपर लगे होते हैं। इसी तरह हमने आगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह इसमें बोल होती है। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी हमारे पास आती है जब हमने सर्टिफिकेट ऑफ एजेंट वगैरह हासिल करना हो किसी भी प्रोडक्ट के साथ या किसी भी क्लेम या एग्जाम्पशन वगैरह क्लेम करनी है तो आपके मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी इन्वॉल्व होती है।
नेक्स्ट वन, यही बात हमने की थी टैक्सेशन। टैक्सेशन का मतलब है कि यूएई के अंदर आपके पास इनकम टैक्स वगैरह तो फाइल नहीं होता है, लेकिन अब ऑब्वियसली वहाँ पे एक्सरसाइज टैक्सेस हो गए, इन्वायरमेंटल या हेल्थ के ऊपर से वो किसी तरह से वैल्यू एडेड टैक्स वगैरह तो अप्लाई करते ही करते हैं। तो यही बात की थी हमने। एक्सरसाइज टैक्स बेसिकली जो लगता है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के ऊपर इन्वॉल्व होता है, यानी बेवरेजेस वगैरह हो गए जो अनफ्लेवर्ड या एडिटेड होते हैं उनके ऊपर नहीं, लेकिन फर्दर जो हमारे पास हमने बेवरेजेस वगैरह की होती है, एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर लग जाता है। एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, वो बेवरेजेस जो कि मार्केटेड या सोल्ड होती हैं एज एन एनर्जी ड्रिंक की कैटेगरी में, उनके ऊपर वो वहाँ पे एक्साइज टैक्स लगाया जा सकता है, या टोबाको वगैरह की यानी इस तरह की प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्साइज टैक्स लगता है। अब बात आ गई एक्साइज टैक्स तो लगता है, कितना लगता है। अब यही बात करेंगे, अगर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है तो उनके ऊपर 50% के हिसाब से वहाँ पे एक्साइज टैक्स वगैरह लग रहा होता है। तरह टोबाको परसेंट्स हो गए, टोबाको प्रोडक्ट्स होगी, एनर्जी ड्रिंक्स होगी, या इलेक्ट्रॉनिक स्मोकिंग डिवाइसेस वगैरह जो कि हमने यहाँ पे बात की थी, उनके ऊपर वो फिर आपके एक्सरसाइज प्राइसेस या एक्सरसाइज परसेंटेजेस बताइए, इसके ऊपर वो को कैलकुलेट करके आप वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। देन हमारे पास आता है बिजनेस रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर एक्साइज, यानी अब अगर हमारा बिजनेस है तो किस किस ने एक्साइज टैक्स के अंडर फॉल होता है और उसने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो वो सारी की सारी इंपोर्ट्स वगैरह जो एक्साइज गुड्स कर रहे होते हैं यूए, उनके ऊपर तो एक्साइज टैक्स लगता है। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं जो कि कंजप्शन यूए के साथ बात करें तो उसमें होता है, अगर आपने स्टॉक फाइलिंग वगैरह यानी स्टॉकिंग के अंदर आपका डील है एक्साइज गुड्स के साथ है, और तो यूएई में सर्टेन केसेस वहाँ पे भी एक्साइज टैक्स आप पे लग सकता है। या एनी वन जो भी रिस्पॉन्सिबल है ओवरसीइंग एक्साइज वेयर हाउसेज या डेजिग्नेटेड जोन्स में, यानी जैसे हम कह सकते हैं वेयर हाउस कीपर्स, तो वहाँ पे भी एक्साइज टैक्स आपके बिजनेस के ऊपर इन्वॉल्व हो रहा होता है। वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स अपने नाम से याद है, यानी आपने कंजप्शन वगैरह या आपके जिस तरह भी आप सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे देखते हैं जी इस एक एक मिनिमम आपका थ्रेशोल्ड वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है कि अगर इससे ज़्यादा आगे आपकी इनकम या किसी भी तरह से आपका रेवेन्यू जनरेट है तो उसके ऊपर फिर आप आपके ऊपर टैक्स लगता है और आपने वहाँ पे सबमिट करवाना पड़ता है। तो यही भी बात आ जाती है कि वो बिजनेस है जिन्हें वेट के रजिस्टर होना पड़ता है, तो उनकी इम्पोर्ट्स मस्ट भी एक्सीड होनी चाहिए, यानी 3,75,000 पर एनम अगर उनकी एक्सीड कर रही है सेल्स वगैरह या इम्पोर्ट्स वगैरह, तो वहाँ पे फिर आपको वेट वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है। इसी तरह अगर बिजनेस वो जो सप्लाइज व इम्पोर्ट एक्सीड सप्लाइज वगैरह है उनकी कुछ बिजनेस के लिए वो 1,87,500 पर एनम प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इसी तरह ये आपने वहाँ पे पे गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं। और फॉरेन बिजनेस ऑल्सो मे रिकवर वेट थ्रू इंक्वायर विजिटिंग यूएई। कॉर्पोरेट टैक्स अपने नाम से, कॉर्पोरेट टैक्स बेसिकली लगता है ऑयल कंपनीज के ऊपर या फॉरेन बैंक्स के ऊपर, यानी ये रैंडम हर इंडस्ट्रीज के ऊपर तो नहीं लगाते, लेकिन अगर फ्री जोन्स तो इससे एग्जाम्प्ट होता है, फ्री जोन्स के अंदर ये कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह नहीं लगते। लेकिन अगर आपकी ऑयल कंपनी है या किसी भी तरह फॉरेन बैंक्स के साथ इन्वॉल्व है तो आपके वहाँ कॉर्पोरेट टैक्स भी इन्वॉल्व हो जाएगा। और हमारे पास जो टैक्स होते हैं वो टूरिस्ट फैसिलिटीज के अंदर भी इन्वॉल्व होता है, यानी आपके रूम रेट्स के ऊपर टैक्स पर 10% टैक्स लगा जाता है, आपके सर्विसेज चार्जेस के ऊपर, या आपने म्यूनसिपलिटी फीस वगैरह प्रोवाइड की थी तो उसके ऊपर 10% टैक्स वगैरह प्रोवाइड होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बात यहाँ पे जो मेन आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूए किन किन सेक्टर्स में इन्वॉल्व कर रहा होता है, तो वो आपके पास होलसेल्स में आपको अलाउ कर रहा होता है, रिटेल के अंदर, रियल एस्टेट्स में आप है, मैन्युफैक्चरिंग में है, माइनिंग वगैरह में आपको ये मेनली सेक्टर्स के अंदर ये इन्वॉल्व कर रहा होता है। और ये ज़्यादातर इसके मेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर केएसए से स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह इन इधर से ही होते हैं। देन नेक्स्ट हमने बात की हमारे परमिटेड, यानी वो सेक्टर्स जो कि उन्होंने अलाउ किए हुए हैं, तो हम तीन सेक्टर्स जनरली से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर्स में आपको अलाउ कर दिया जाता है, साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और सर्विस सेक्टर्स में आपको अलाउ कर दी जाती है। पॉजिटिव लिस्ट है कि यानी इसमें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अब एक्टिविटीज जो कि एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ नहीं की जाती, तो वो ये होता है कि अगर आपने एक्सप्लोरेशन या प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम मटेरियल्स करना है तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ नहीं होती। साथ में अगर हमने इन्वेस्टिगेशन यानी सिक्योरिटी मिलिट्री सेक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, किसी भी तरह मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स में है तो भी वो अलाउ नहीं की जाती। फिर आगे आता है हमारे पे इंश्योरेंस सर्विसेज वगैरह या हज या प्रीलिमिनरी उम्रा सर्विसेज वगैरह जो है ये प्रोवाइड वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए सेक्टर्स को ओपन नहीं करते। द नेक्स्ट वन इज जस्टिस सेफ्टी एंड लॉ, जिसके अंदर हम बेसिकली कुछ लॉज वगैरह थे प्रोवाइड, जिसमें हम एंटी डिस्क्रिमिनेशन का लॉ जो मेन काफी फोकस किया जा रहा था वो ये था कि किसी भी तरह से वो डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं करते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस हो गया, किसी भी तरह से कास्ट हो गया, कलर, या किसी भी तरह से आपके ओरिजिन के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन यूए में अलाउ नहीं करता। जो वो फेडरल डिक्री ला था वो नंबर 2 ऑफ 2015 था। द नेक्स्ट वन है लास्ट ऑन इक्वल वेजेस फॉर वुमेन एंड मैन, और तो यहाँ पे हमारी बात आ गई थी कि इनका जो यूए का लेबर लॉ है वो प्रोवाइड करता है कि फीमेल वर्क्स को भी इक्वल वेजेस प्रोवाइड करने चाहिए एज मैन जो अर्न कर रहे होंगे।
और वहाँ पे नेक्स्ट जो रहा था फेडरल लॉ नंबर 26, वो ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा था कि आपका वो राइट्स ऑफ पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी हर बंदे को किसी भी तरह से, चाहे वो स्पेशल नीड्स को, उसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएंगी इन केस एजुकेशनल हो, ट्रेनिंग हो, अडल्ट एजुकेशन या किसी भी तरह से आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में किसी के स्पेशल नीड्स वगैरह प्रोवाइड होगी, तो हर बंदे के वहाँ पे लॉज और पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन के लॉज को प्रोटेक्ट किया जाता है। द नेक्स्ट वन वाज हमारे पास आगे बात आई कि अगर आप अब्यूज या निगलेक्ट वगैरह को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, बेसिक राइट्स हर बंदे को वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, केयर हो गए, मेडिकल केयर हो गए, कम्युनिटी इंटीग्रेशन वगैरह, किसी भी तरह से आपके बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। यहीं पे आगे हमारे पास बिल्डिंग सेफ्टी की आगे, बिल्डिंग सेफ्टी जिसके नाम से जाहिर है कि म्यूनसिपैलिटीज और कंपनीज के साथ इन्वॉल्व हो गया, लोकल म्यूनसिपैलिटीज के जो एंटिटीज होते हैं वो ऑथराइज करेंगे हमेशा बिल्डिंग्स या कंस्ट्रक्शन साइट्स को ओवरसीज किया जाएगा म्यूनसिपैलिटीज के अंडर। फिर वो साथ में यूनिफाइड बिल्डिंग कोड्स वगैरह होता है ना, हर कोड बिल्डिंग के कोड्स होते हैं, उसके साथ उसको सिर्फ और सिर्फ ओवरसीइंग करना होता है कि बिल्डिंग के कोई इश्यूज तो नहीं है, सारी के सारी लोकल म्यूनसिपैलिटीज इसको इंश्योर करती हैं कि बिल्डिंग सेफ हो यूएई के। देन नेक्स्ट होता है हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के नाम से जाहिर हो रहा है कि आपने डंपिंग वगैरह नहीं करनी होती सीज के अंदर, एनिमल्स की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, साथ में आपको ग्रीन ये एम करते हैं कि पब्लिक अवेयरनेस हो या एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर सके, तो इसमें अगर आपको फाइन्स वगैरह भी इम्प्लीफाई कर दिए जाते हैं जो कि आपको 10,000 से 70,000 तक इन्वॉल्व कर दिए कि तक एक्सटेंड हो जाते हैं। ये हमारे पास जनरल था। हमारे पास जब भी हमारे पास गवर्नमेंट पोर्टल था जिसके अंदर उन्होंने हमें ये शो करवाया था कि आपके पास वीज़ास वगैरह प्रोवाइड करना है, तो वीज़ास के लिए क्या कौन सी कंट्रीज किस तरह चलेंगी, और जीसीसी को तो रिक्वायर्ड ही नहीं होता वीज़ा यूएई का। देन आगे फर्दर हमने स्टडी किया कि हमारे पास जो टाइप्स आई थी मेन लैंड ऑफशोर, ये इसके लिए हमें क्या चाहिए था, ये हमारे पास यूएई की गवर्नमेंट पोर्टल्स के अंदर स्टडी। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971 565 499 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।